कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ गैमेक्सेन इज, कि गैमेक्सेन का मेरा आईयूपीएसी नाम क्या होगा, उसको डिटेल में अपन लोग समझते हैं। अब मुझे पता है कि सबसे पहले भाई मुझे गैमेक्सेन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी तो मैं आईयूपीएसी नाम निकाल पाऊंगा। यदि मुझे गैमेक्सेन की स्ट्रक्चर ही नहीं पता प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे उसका आईयूपीएसी नाम पता कर पाऊंगा। तो अपन को पता है कि जनरली जब प्यारे बच्चों बेंजीन की रिएक्शन की बात करते हैं अपन लोग, इस बेंजीन की रिएक्शन यदि मैं 3 मोल Cl2 के साथ इसे सनलाइट की उपस्थिति में करवा दूं प्यारे विद्यार्थियों, किसके साथ, कि सर बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल मेरा Cl2 है और उसकी रिएक्शन मैंने सर सनलाइट की उपस्थिति में करवा दी जाए, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बनता है कुछ इस तरह का। यहां पर बच्चों Cl है, इसका कंप्लीटली अनसेचुरेशन से सेचुरेशन पार्ट हो जाता है और ये बेंजीन प्यारे विद्यार्थियों साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि प्रत्येक कार्बन का एक एक इसमें जो है क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा और दूसरा इसमें क्या कौन सा एटम प्रेजेंट है, एक इसमें प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन मेरा अवेलेबल है। इस तरह से अपन लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कशन कर लिया। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसी को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं सर, इसको कहा जाता है गैमेक्सेन। इसी को ही बच्चों गैमेक्सेन कहा जाता है। तो गैमेक्सेन स्ट्रक्चर क्या है सर, साइक्लोहेक्सेन है और बेंजीन का अनसैचुरेशन पार्ट पूर्णतः सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब असंतृप्त से संतृप्त में कन्वर्ट हो गया और प्रत्येक कार्बन पे प्यारे साथियों मेरा Cl जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी उसको कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और बोलते हैं गैमेक्सेन। अब इसका आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो कैसे हो जाएगा सर, इसके बच्चों प्रत्येक कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं अपन लोग। जब इसके प्रत्येक कार्बन को नंबरिंग दे दी जाए स्टूडेंट्स, तो किस तरह से होगी सर, 1 नंबर 2 नंबर कार्बन 3, ये इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी और प्रत्येक कार्बन पे मेरा क्या है सर, क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसको BHC कहते हैं, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों सर, ये इसका कॉमन नेम है, न कि आईयूपीएसी नेम। अपन से पूछा क्या है कि आईयूपीएसी नेम बता, भाई ये तो हो नहीं सकता। फिर बोल रहा है हेक्सोक्लोरोबेंजीन, नहीं कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्सा है क्लोरो है, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा 1 3 4 5 हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर, ये जो है उसका फॉर्मेशन मेरा नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा मेरे पास BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं होकर BHC का फुल फॉर्म क्या है सर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मेरा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको क्या बोलते हैं सर, हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरो है 1 2 3 6 पोजीशन पे और साइक्लोहेक्सेन है, न कि बच्चों बेंजीन है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड प्रोपीन इज फॉर्म। अब मुझे पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एक तो प्रोपीन है, ये प्रोपीन है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रोपीन की रिएक्शन मुझे करवानी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेरा टेम्परेचर है और Cl2 के साथ करवानी है। Cl2 के साथ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका क्या होगा सर, इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन, या प्यारे विद्यार्थियों इसका क्लोरीनीकरण हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा। अब क्लोरीनीकरण कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होगी। क्या संपन्न होगी प्यारे विद्यार्थियों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और ये जो हाइड्रोजन है प्यारे विद्यार्थियों, ये यहां से हट जाएगा और इसकी जगह Cl आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और बच्चों Cl का यहाँ पर इंसर्शन हो गया इस हाइड्रोजन को हटा करके, और ये बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होने वाली मेरी अभिक्रिया होगा। सिंपल बच्चों sp3 कार्बन जो होता है वहां पर एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह मेरा Cl फ्री रेडिकल जो है वो अटैच हो गया। तो इस तरह से बच्चों और बनेगा क्या यहाँ पे सर, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों सिंपल रिएक्शन है कि एल्कीन की जो एलाइलिक पोजीशन है प्यारे विद्यार्थियों, उस पर जो है इस क्लोरीन का मेरा हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह आ जाता है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, sp3 कार्बन पे हेलोजिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ एक्चुअल में सर, sp3 कार्बन पे इस SHX का मेरा हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है और इस sp3 कार्बन पे Cl का मेरा जुड़ाव हो जाता है। तो इसको क्या नाम कहते हैं, इसको इस पर्टिकुलर को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों अलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट सर, अलाइल क्लोराइड।
अपन को पता है कि एलाइलिक वो पोजीशन होती है जिस जस्ट sp3 कार्बन के एटम के जस्ट बगल वाले जो दोनों एटम होते हैं प्यारे, वो sp2 से जुड़े हुए जितने भी मेरे कार्बन एटम होते हैं उसको बच्चों एलाइल कार्बन कहते हैं। और एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों? एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। तो इस स्थिति में कौन सा ग्रुप है मेरा? इस स्थिति में सर मेरा Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको मैं क्या कहूंगा सर? उसको एलाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सर इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल सही है, एलाइल क्लोराइड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि अपन को पता है कि sp2 कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है sp3 उसको एलाइल कार्बन कहते हैं, और जुड़ा हुआ प्यारे विद्यार्थियों जो ग्रुप होता है बच्चों उसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि एलाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं, और अराइल ग्रुप किस तरह से मेंशन होते हैं। ये अपना बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला जो चैप्टर होता है उसके शुरुआती जो एक पेज होता है उसको डिटेल से समझ लेना। उसमें अच्छे से बता रखा है कि कौन सी पोजीशन मेरी एलाइलिक है, कौन सी विनाइलिक है, और कौन सी अराइल और बेंजाइलिक पोजीशन होती है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल जो था अपन से पूछा था, लेकिन यदि अपन को एलाइलिक पोजीशन नहीं पता होती ना तो भी ये अपन बच्चों कर नहीं पाते, क्योंकि अपन को एलाइलिक पोजीशन के बारे में अच्छे से डिटेल से मालूम जो है वो होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपीन विथ एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड द फॉलोइंग इज ऑब्टेन, कि प्रोपीन के एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के द्वारा ब्रोमिनीकरण करने से क्या प्राप्त होता है। अब सबसे पहले अपने पास सबस्ट्रेट क्या है सर? प्रोपीन है वही, तो प्रोपीन मैं लिख दूं, ये प्यारे विद्यार्थी अपने पास प्रोपीन। अब इस प्रोपीन की रिएक्शन करवानी है एनबीएस के साथ, एनबीएस के साथ। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है क्या एक्चुअल, उसको समझते हैं। सबसे पहले अपन को पता है कि सक्सिनेमाइड क्या होता है सर? ये होगा मेरे पास सक्सिनेमाइड, और ये बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है सर? ये बच्चों कुछ नहीं करता है, हेलोजिनेशन करता है। क्या करता है? हेलोजिनेशन करता है sp3 कार्बन के ऊपर। कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन करता है, जो कि क्या होना चाहिए बच्चों? एक्टिव कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक्टिव कार्बन होना चाहिए। जैसे एलाइलिक हो सकता है, एक्टिव कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह मेरा एक्स जोड़ देता है। और इस एक्टिव कार्बन का मैं क्या क्या कह सकता हूं इसको सर? एक्टिव कार्बन यहाँ तो मेरा एलाइलिक पोजीशन वाला हो सकता है, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों ये बेंजाइलिक पोजीशन का हो सकता है। मतलब दो तरह की पोजीशन यदि मेरी अवेलेबल है तो एनबीएस क्या करता है? उसके कार्बन के sp3 कार्बन के हाइड्रोजन उठा करके उसकी जगह बच्चों एक्स का या सीएल का बीआर का एडिशन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है तो अवश्य ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ब्रोमीन का एडिशन हमेशा और हमेशा उस हाइड्रोजन को हटा के किया जाएगा जो प्यारे विद्यार्थियों मेरा कैसा है सर? एक्टिव हाइड्रोजन की भांति व्यवहार करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों यहाँ तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होने चाहिए, या प्यारे विद्यार्थियों मेरा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि एक्टिव जो है वो कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, उस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह मेरा जो है एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। तो ये प्यारे विद्यार्थियों एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन है सर? ये वाला कार्बन मेरा एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और जब ये स्टूडेंट्स एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसके जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है मेरा, उस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा सर? यहाँ से ये ब्रोमीन अटैक कर देगा। और ये बच्चों कौन सी मैकेनिज्म होगी? ये सर मेरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जब ये मैकेनिज्म संपन्न होती है तो उसको आसानी से साथ समझा जा सकता है। अब कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह बी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्यारे विद्यार्थियों Br का मेरा एडिशन हो गया। इस तरह से ये चीजें संपन्न होती है। तो एलाइली का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया। तो अब कैसे जुड़ेगा ये सर? ये जुड़ जाएगा मेरे पास, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलाइलिक Br का मेरा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं एक आपको बेंजाइलिक वाला एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कैसे प्यारे विद्यार्थियों सर। इस तरह से यदि CH3 जुड़ जाए और इसकी रिएक्शन प्यारे विद्यार्थियों यदि NBS के साथ करवा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बेंजाइलिक पोजीशन पे प्यारे विद्यार्थियों मेरा Br जुड़ जाएगा। इस तरह से कौन कौन सी पोजीशन है उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहली पोजीशन है अपने पास एलाइलिक, दूसरी है प्यारे विद्यार्थियों प्रोपार्गलिक, थर्ड आ जाएगा मेरे पास बेंजाइलिक पोजीशन। ये कैसे रहती है? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर बच्चों एक्स आ जाएगा। ठीक है। और प्रोपार्गलिक क्या होती है सर? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास यदि मेरा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा कर वहां पर एक्स आ जाएगा। और बेंजाइलिक तो अपन को पता ही है कि बेंजीन की यदि sp3 मेरा कार्बन है
तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर बच्चों Br आ जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें जो एलाइलिक, प्रोपाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशन बच्चों बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि रिएक्टिव पोजीशन होने की वजह से वो बच्चों ब्रोमीन जो अटैक करके और फर्दर रिएक्शन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ये मेरी रिएक्शन संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था अपना सर? ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विनाइल क्लोराइड व HCl से 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनने का कारण क्या है? सबसे पहले इसने क्या लिखा है, अपन को विनाइल क्लोराइड दे रखा है, तो विनाइल क्लोराइड को समझ लेते हैं। अपन को पता है कि विनाइलिक पोजीशन जो होती है मेरी यही रहेगी। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये Cl जुड़ा हुआ है। अब इस Cl से ये बोल रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन करवानी है। ये मेरा HCl हो गया। इस HCl के जैसे मैंने रिएक्शन करवाई स्टूडेंट्स, तो क्या पे होगा कि सर यहाँ पर जो बन गया प्रोडक्ट है वो इथेन बना है, और यहाँ पर सर 1,1 डाइक्लोरोइथेन बन गया। इसको क्या कहा इसने? 1,1 डाइक्लोरोइथेन का है। अब जब मेरा प्रोडक्ट 1,1 डाइक्लोरोइथेन बना है, तो इसने ये कहा है कि इस क्लोरीन का इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान क्या महत्व है। ये जो क्लोरीन अटैक करेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर मेरे पास H+ है और सर Cl- है। तो आप लोगों को ये समझना है कि इस क्लोरीन का क्या योगदान रहा कि ये मेरा प्रोडक्ट इस तरह का बन गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्लोरीन का क्या योगदान है या क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है? तो यदि अपन लोग इस क्लोरीन के इफेक्ट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्लोरीन का मेरा लोन पेयर है। इस क्लोरीन के लोन पेयर यहाँ पे आएंगे और ये बच्चों यहाँ पे जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट है इसका सर? +M इफेक्ट है। तो इस +M इफेक्ट की वजह से प्यारे विद्यार्थियों हुआ क्या सर? हुआ बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मेरे पास है Cl और यहाँ पे आ गया बच्चों पॉजिटिव। और होगा क्या यहाँ पे सर? होगा यहाँ की H+ है और Cl- है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा H+ और Cl अटैक कर जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा सर? प्रोडक्ट ये बन जाएगा कि CH3 CH Cl और Cl। इस तरह से मेरा फॉर्मेशन हुआ। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में कैसा तरह का व्यवहार किया इसने? इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहा जाता है सर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। और जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में इसने क्या किया? लोन पेयर दिया है। जैसे लोन पेयर इस बॉन्ड को दिया तो ये फर्दर बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गए और इस कार्बन पे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या हुआ? कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच बन गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों ज्यादा हो गई। जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो उसने H+ पे अटैक किया और H+ यहाँ चला गया और इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया इस Cl- के ऋणावेश ने। तो इस वजह से बच्चों इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के यदि मैं बात करूं तो कौन सा होगा सर? इसका +M है, या फिर मैं यूं कहूं +R के द्वारा। इस +M को क्या कहते हैं बच्चों? सर मेजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। मेजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इस मेजोमेरिक इफेक्ट को बच्चों इस तरह से अपन लोगों ने समझा और ये कहा कि इस तरह से ये अटैक करता है और फर्दर बच्चों प्रोडक्ट का मेरा फॉर्मेशन हो जाता है। और Cl का कौन सा प्रभाव लगा बच्चों यहाँ पे? सर Cl का मेजोमेरिक प्रभाव लगा। इस वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। लेकिन यदि इसका परिणयिक प्रभाव की बात करें ना बच्चों, तो अपन को ये समझना चाहिए कि हेलोजन जितने भी है बच्चों मेरे पास, कि हेलोजन सर जितने भी है आपके पास कौन कौन से प्यारे बच्चों सर? F-, Cl-, Br- और I-। ये बच्चों मेरे पास हेलोजन है। इन हेलोजनों का यदि मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है, तो जब भी प्यारे विद्यार्थियों रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का ऑर्डर की बात करें तो इनका कौन सा प्रभाव लगता है? तो क्रियाशीलता के बच्चों इसमें इनका -I जो होता है वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर सर? +R के ऊपर या +M के ऊपर। इसीलिए प्यारे बच्चों रिएक्टिविटी केस में अपन लोगों को हमेशा ऑर्डर ये पता करना है कि I- जिसके साथ लगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, F- मोर डोमिनेट करेगा, फिर बच्चों कर देगा Cl- और फिर कर देगा Br- और बच्चों I-। इस तरह से ये डोमिनेट करता है जब रिएक्टिविटी की बात करें। सेकंड कॉन्सेप्ट है अपने पास प्यारे बच्चों, वो होता है, पहला तो ये हो गया। सेकंड है बच्चों अपने पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब अटैक कहां करेगा? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के केस में वो कौन सा इफेक्ट लगाना अपन को? इसका +M लगाता है, वो डोमिनेट करेगा इसके -I पे। +M वाला इफेक्ट देखना था, इसीलिए तो बच्चों +M लगा करके इसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करी। यदि -M लगाता तो अपना इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींच लेता इसके द्वारा -I के द्वारा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिव थी, मतलब डायरेक्शन दी, अटैक किस तरफ होगा? Cl का यहाँ पे होगा कि यहाँ वहां पे होगा, उसको समझाने के लिए अपन लोगों ने ये पूरी मैकेनिज्म को डिटेल से समझा और ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो दुर्बलतम क्षार है? क्या है बच्चों? कौन है जो दुर्बलतम क्षार की भांति व्यवहार करेगा? अब अपन को ये समझना चाहिए कि क्षार का
या फिर मैं यूं करूं अमल की, एसिडिटी और बेसिडिटी को चेक कैसे करते हैं उसको समझते हैं। अब अपने पास सबसे पहले इसने कॉन्जुगेट बेस दे रखे हैं कि H माइनस, Cl माइनस, CH3 माइनस और प्यारे विद्यार्थियों CH3O माइनस। अब अपन को पता है कि दुर्बलतम क्षार वो होगा जो लोन पेयर को कम दे। मैं यूं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं सर? चेक करते हैं कि टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, कि लोन पेयर जो है कितनी आसानी के साथ दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। मतलब क्या है? बेस वो होते हैं, जैसा कि अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि बेस वो होते हैं जो आसानी के साथ OH प्लस को अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा कर के और BH का फॉर्मेशन कर दे। अब मैंने क्या कहा? लोन पेयर देना या नेगेटिव चार्ज देना, और जितना आसानी के साथ जो नेगेटिव चार्ज दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अब सर स्ट्रॉन्ग बेस तो वो नहीं होगा जो लोन पेयर को दे नहीं या नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख ले। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं यूं कह दूं कि लेस स्टेबल नेगेटिव आयन ऑन एटम, कि एटम के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज मेरा लेस स्टेबल रहा तो आसानी से क्या दे देगा? H प्लस दे देगा और अच्छे बेस की भांति व्यवहार करेगा। तो यदि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करूं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है? तो सर Cl माइनस की सबसे ज्यादा हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। फिर सर हो जाएगी मेरे पास CH3O माइनस की बच्चों, और उसके बाद हो जाएगा अपने पास सर H माइनस, और फिर आ जाएगा अपने पास CH3 माइनस। इस तरह से मेरे पास हो रहा है। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी को किस तरह से समझ सकते हैं? तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इसकी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? कि लोन पेयर को देना। मतलब क्या है? कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल रहना चाहिए। यदि कम स्टेबल रहा उस एटम के पास तो आसानी से उस H प्लस को लोन पेयर दे देगा और बेसिक की तरह व्यवहार करेगा। तो बच्चों कौन आसानी के साथ दे देगा? तो सर CH3 जो माइनस है वो सर आसानी के साथ दे देगा। उसके बाद बच्चों H, उसके बाद सर CH3O माइनस, और सर सबसे कम जो दे देगा वो सर ये दे देगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों मोस्ट स्टेबल होने की वजह से वो ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी और को मेरा नेगेटिव चार्ज दूं। तो यहाँ पर Cl की ज्यादा साइज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच्चों मोर स्टेबल है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों किसी को देगा नहीं और एक्ट एज वीक बेस की भांति व्यवहार करेगा। और अपन से पूछा ये है कौन है जो दुर्बलतम क्षार है या वीकेस्ट बेस है? तो कौन है बच्चों? सर Cl माइनस वीकेस्ट बेस हो जाएगा, क्योंकि मोर साइज, लार्ज साइज या मोर साइज मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन तो वीक बेस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये सारी कंडीशन जो है इसके लिए फॉलो होती है। किसके लिए सर? Cl माइनस के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास कि प्रोपाइन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड H2SO4 टू फॉर्म, कि प्रोपाइन पानी के साथ H2SO4 के साथ या फिर की उपस्थिति में रिएक्शन करता। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मेरे पास प्रोपाइन है, ये प्यारे विद्यार्थियों प्रोपाइन है, और स्टूडेंट दे ये रखा सबस्टेट की यहाँ पर एक तो H2SO4 है, दूसरा मेरे पास HgSO4। ये मेरा रिएक्शन है और इसने दे रखा है प्रोडक्ट क्या बने। इस तरह से बच्चों ये अपने पास क्वेश्चन है। अपन को पता है कि जब एल्काइन की H2SO4 के साथ या HgSO4 के साथ यदि रिएक्शन दे दी जाए तो प्यारे विद्यार्थियों ये रिएक्शन कौन सी होती है सर? ये रिएक्शन होती है अपने पास कुचरोव रिएक्शन। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? सर कुचरोव रिएक्शन। इसको कुचरोव रिएक्शन कहा जाता है। इस कुचरोव रिएक्शन में होगा क्या सर? कुचरोव रिएक्शन में प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ये होता है कि सर CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3 वाटर का या H का प्लस का और OH माइनस का एडिशन होता है। H प्लस और OH माइनस का एडिशन माना जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H प्लस और OH माइनस का बच्चों एडिशन होकर के मेरी एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया मानी जाती है। किनकी बच्चों? एल्काइनों की। यदि मैं बात करूं एल्काइनों की, यदि आप लोगों को योगात्मक अभिक्रिया की बात की जाए तो उसको कहते हैं कुचरोव रिएक्शन, जिसमें H प्लस का और OH माइनस का प्यारे विद्यार्थियों एडिशन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोइटी पे। और जैसे ये एडिशन होता है तो फर्दर वो बच्चों एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाती है?
एल्कीन में मेरी बदल जाती है। अब मुझे क्या मिल गया सर, एल्कीन अपन को प्राप्त हो गई। और ये एल्कीन इस तरह से CH2 है, डबल बॉन्ड है CHOH और CH3। अभी अपने पास क्या है सर, इनोल है। तो जब इनोल है तो इसका टोटोमर होकर क्या बन जाएगी सर, इसकी कीटो फॉर्म हो जाएगी। तो मैं कीटो फॉर्म को इस तरह से बना सकता हूं और ये H+ ले लेगा। तो क्या बन जाएगा वहां पे सर, वहां पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट सर, एसीटोन का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया कि जब सर प्रोपाइन की अभिक्रिया H2SO4 या HgSO4 के साथ करवा दी जाए तो इसमें H+ का और सर OH- का एडिशन होता है और फर्दर जो है वो मेरी रिएक्शन संपन्न होती है। अब सर आप लोगों के बच्चों क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप लोग कि बच्चों यहाँ पर OH- का एडिशन क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों अपन को पता है कि OH- का एडिशन उस कार्बन पे करना है जिस पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जस्ट एंज्यूम करना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बने, एक यहाँ पे बने, ज्यादा स्टेबल किसका है सर, यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बच्चों 2 डिग्री का बनेगा और वहां पर मेरा 1 डिग्री का बन रहा था। आगे आप लोगों को यदि कोई भी एल्काइन अनसिमेट्रिकल दे दे तो जस्ट एज्यूम करना है कि इस पाई बॉन्ड के तोड़ने से मेरा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से कार्बन पे बने। जिस भी कार्बन पे मेरा मोर स्टेबल या मोर स्थायित्व वाला कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुए तो वहां पर बच्चों OH- का आप लोगों को एडिशन कर देना है और रिएक्शन बच्चों उस तरह से मेरी फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों फाइनली टोटोमराइजेशन हो गया और ये इसकी कीटो फॉर्म बन गई। वो इनोल फॉर्म थी और ये इसकी कीटो फॉर्म है। हुआ क्या बच्चों सर, यहाँ पर इसका टोटोमराइजेशन हुआ है। चला बहता, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, कि अम्लीय हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित है। अब अभी अभी अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई भी कंपाउंड अपना एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल रहेगा उसकी बच्चों अपने कैसे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा कोरेस्पॉन्डिंग उसकी बेसिसिटी उतनी कम रहती है। जिस तरह से Cl- की नेगेटिव चार्ज उसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों एनायन कम बेसिक था। अब इसको यदि इस तरह से समझे अपन लोग, ये मेरे पास इथाइन है, ये अपने पास इथाइन, और दूसरा है बच्चों इथीन, ये हो गया मेरे पास इथीन, और थर्ड है बच्चों मेरे पास इथेन। इथेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH3 और ये अपने पास बेंजीन। अब अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था प्यारे विद्यार्थियों कि बेसिसिटी एसिडिटी जो होती है बच्चों, एसिडिक नेचर जो होती है स्टूडेंट्स, वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों एसिडिक नेचर जो होती है वो समानुपाती रहती है प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज एस करेक्टर की, एस करेक्टर की सबसे ज्यादा रहती है। और सर समझाइए तो बच्चों प्यारे विद्यार्थियों एसिडिक नेचर जो रहती है वो समानुपाती रहेगी sp कार्बन के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की, फिर बच्चों sp2 कार्बन के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर बच्चों sp3 कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन की। क्यों सर, क्योंकि अपन को पता है कि एसिडिक नेचर जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती रहती है परसेंटेज एस करेक्टर के। और यदि मैं परसेंटेज एस करेक्टर को इस तरह से लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कितना सर 50%, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 33%, और ये आ जाएगा मेरे पास 25%। इस तरह से अपन लोग ये चीजें आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कोरेस्पॉन्डिंग कार्बन का यदि मैं एटम निकालने का प्रयास करूं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास सर C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों CH3CH2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा मेरे पास प्यारे विद्यार्थी यहाँ से H+ निकला तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये मेरे पास sp2 वाला, ये बच्चों sp3 वाला, ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास sp2, और ये प्यारे विद्यार्थियों sp। तो सबसे ज्यादा किसका था सर, sp वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा तब ज्यादा बनेगा, फिर sp2 फिर sp3। तो sp किस में सर, sp है जो मेरा वो है स्टूडेंट्स अपने पास इथाइन में। किसमें सर, इथाइन में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सबसे ज्यादा मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वो इथाइन में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है
वो 50% थे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों क्या लिख दूं मैं सर, मोर स्टेबल एनायन। और जब मोर स्टेबल एनायन है तो अच्छा, बेटर या बेस्ट एसिडिक H+ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अपन को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि किसका sp है, किसका sp2 है और किसका sp3 होने की वजह से फर्दर जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इथाइन जो है बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। यदि बच्चों इसका आपको ऑर्डर पूछ लेता हो, मान लीजिए किसने आपको सिर्फ हाइड्रोजन पूछा, यदि आप लोगों को डिटेल में और पूछ के वो ऑर्डर पूछ लेता तो मैं यहां पर लिख दूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो उसका किस तरह से हो जाएगा अपने पास, सबसे ज्यादा कौन सा है सर, सबसे ज्यादा ए वाला है, sp है। अब sp2 किसमें सर, sp2 एक तो मेरे पास बेंजीन में सर, एक मेरे पास एथीन में, तो सबसे ज्यादा sp2 कार्बन किसमें सर, डी में। तो डी वाला सबसे, उसके बाद में फिर बच्चों बी वाला और सबसे लास्ट में आ जाएगा सी वाला। तो इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर लिया है। ए का सबसे ज्यादा, फिर बच्चों डी का, फिर बी का और सबसे लास्ट में आ गया मेरा कौन सा बच्चों सर, सी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अम्ल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। अब बच्चों इसको समझते हैं अपन लोग, इसको इस तरह समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अपन को पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका बनने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल बने। कैसे सर, सबसे पहले मेरे पास है बेंजीन, अब बेंजीन ने H+ त्यागा और क्या बना लिया सर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब है CH3O- और यहाँ पे मेरे पास CH2- है और यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों H कार्बन सर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बच्चों ये इसने बना लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। अब अपन को पता है कि ये है sp2 कार्बन, यहाँ पर है sp3 कार्बन और ये प्यारे विद्यार्थियों sp कार्बन और यहाँ पर है बच्चों ऑक्सीजन। और अपन को पता है कि एसिडिक नेचर जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। और अपन को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है F की, फिर O और फिर N। तो ऑक्सीजन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों O नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण ये मोर स्टेबल एनायन है, यहाँ पर मोर स्टेबल एनायन है। और जितना स्टेबल एनायन होगा तो इसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी। और यदि ये बच्चों बात करता मेरे से कि आप लोग तो इसका पूरा का पूरा ऑर्डर एक प्रॉपर वे में बताइए, तो अपन लोग लिख सकते थे सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है सर CH3OH की सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा sp वाले की, sp है सर CH, ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास C नेगेटिव। और फिर आ जाती प्यारे बच्चों अपने पास बेंजीन और सबसे लास्ट में आ जाता अपने पास ये इथेन वाला एनायन। तो अपन से यही तो पूछा था कि कौन सा प्रबलतम अम्ल है, तो प्रबलतम अम्ल यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा। इसको H+ आसानी के साथ त्याग करके, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बनने वाला नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल बना था, इसलिए आसानी से त्याग देगा। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Which among the following compound after ozonolysis give CH3CHO and CH3C double bond OH on hydrolysis? कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ओजोनीकरण के पश्चात जल अपघटन पर केवल CH3CHO व मेरा एसीटोन देगा। मतलब क्या है कि ओजोनीकरण बच्चों अभिक्रिया तो अपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से ली गई है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बन रहे बच्चों वो अपने सिलेबस में कौन कौन से सर, एल्डिहाइड और कीटोन वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पुटअप आप लोगों से हो सकता है। कैसे बच्चों, इसको इस तरह समझते हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट बना ओजोनोलाइसिस के द्वारा उसको मैं लिखता हूं कि O3 अपने पास बच्चों Me2S, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद यहां पर कोई सबस्ट्रेट था और प्रोडक्ट बनाया प्यारे विद्यार्थियों CH3CHO और प्लस बनाए स्टूडेंट्स CH3C डबल बॉन्ड O। अब अपन उनका कॉन्सेप्ट क्या पता है कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों सर, 5 कार्बन होने चाहिए। अब 5 कार्बन है उन कंपाउंडों को तो रखिए और बाकी वाले को हटा दीजिए। यहाँ पर कितने कार्बन है सर, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसको मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर कितने बच्चों, 1 2 3 और 4, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 4 कार्बन है और मेरा प्रोडक्ट जो बना है वो 5 कार्बन का है, तो 1 कार्बन में कहां से लाऊंगा, तो कहीं से नहीं लाएगा, ये मेरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं भाई नहीं, तो भी नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 हो गया।
इस तरह से बच्चों आप लोग सिंपल और सिंपल कार्बन दे करके भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो ये बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसको समझना है तो आगे वाले पेज में इसको समझते हैं। कैसे बच्चों? सबसे पहले इसने दे रखा है अपने पास ये एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड कार्बन है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल है ये इस तरह का मिथाइल है। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? सबसे पर O3 के साथ और बच्चों Me2S के साथ, इसके साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बना लेगा। ओजोनाइड कैसे बनेगा? ओजोनाइड इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा मेरे पास। अब इसका क्लीवेज हो जाएगा। अब जैसे इसका क्लीवेज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सर मेरा एल्डिहाइडिक में कन्वर्ट हो जाएगा और सर ये मेरा यहाँ पर Me डबल बॉन्ड Me में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ये बच्चों एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन गया और ये बच्चों एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न हुई। कौन सी है सर? ओजोनोलाइसिस है, ओजोनीकरण। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां से सिंपल आप लोगों को ब्रेक करना था, ये एल्डिहाइड में चला जाएगा और ये बच्चों कीटोन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास कि एसीटोनाइट्राइल का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन को पता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो रहते हैं बच्चों वो अपने पास एसीटोनाइट्राइल रहता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है अपने पास? सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं मैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वो अपने पास है एसीटोनाइट्राइल। कौन सा रहता है बच्चों? सर एसीटोनाइट्राइल रहता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पहले नंबर पे अपने पास एसीटोनाइट्राइल, दूसरा होता है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों एसीटोन, तीसरा होता है अपने पास DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और चौथा रहता है बच्चों DMSO। अपन से पूछा ये था कि एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा? एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला रहता है प्यारे विद्यार्थियों CH3CN। अब अपन लोगों से पूछ सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज, ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि एसीटोनाइट्राइल कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे वो आप लोगों को बताना है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से है? एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, DMF और DMSO। इनके फॉर्मूले बताइए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CN, एसीटोन का आप लोगों ने समझा था MECOMe और DMF का क्या आ जाएगा सर? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड और DMSO क्या है सर? DMSO हो जाएगा Me2SO। इस तरह से तो CH3CN कौन से ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। CH3CN एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज, कि प्रोटीन का उदाहरण मेरे पास क्या होगा? तो अपन को पता है कि प्रोटीन सबसे फेमस एग्जाम्पल है क्या? कैफेलिन है, यहाँ बच्चों लेसिथिन है, यहाँ बच्चों इंसुलिन होगा। तो इसमें तो कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इंसुलिन जो होता है मेरा प्रोटीन का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित दो क्रियात्मक समूह हैं कि द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। अब अपन को पता है कि अपना जो चैप्टर होता है कार्बोहाइड्रेट वाला या जिसको J1 कहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट वे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी कंपाउंड है वो मेरे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो सिंपल परिभाषा की बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट आर क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि सर मेरे कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे और एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं। कि सर बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं, कैसे OH- वाले ग्रुप रहते हैं और साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा? या तो सर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा बच्चों या उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मेरा अवेलेबल रहता है। सर समझाना जरा। तो बच्चों सबसे फेमस एग्जाम्पल अपने पास ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहते हैं? एग्जाम्पल की बात करूं प्यारे बच्चों तो ग्लूकोज में यदि कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में इसको रखूं तो इसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से अवेलेबल रहते हैं।
इसमें सर पॉली हाइड्रोक्सी है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप अवेलेबल रहते हैं इसमें, और सर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक है। अब ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सी है और सर इसमें एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है ग्लूकोज में। दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं किसका, फ्रक्टोज का ले लेते हैं बच्चों, जिसको सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सर फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। तो फ्रक्टोज में अपने पास कितने कार्बन है इसके, इसमें CH2OH डबल बॉन्ड O और बच्चों CH2OH, इस तरह से ये अवेलेबल है। तो यहां पर बच्चों इस कार्बन की बच्चों 4 वैलेंसी होगी यहां पे। तो यहां पर कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, सर यहां पर कीटोनिक है। और इस अब की बार कीटोन के इस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। यहां पर इनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी के साथ कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, सर एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल है। तभी तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट आठ पॉलीहाइड्रोक्सी है मेरे पास, कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन के, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, और ये तो बच्चों अपने पास बहुत सारे निकलेंगे। तो कौन कौन से, क्या इसमें COH ग्रुप अवेलेबल है क्या बच्चों, सर COH ग्रुप इसमें अवेलेबल नहीं है मेरे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर भी CH, ये भी नहीं हो सकता। क्या कीटोन के साथ OH है, हाँ सर कीटोन के साथ OH है, और प्यारे विद्यार्थियों COH के साथ भी OH है, इसलिए इसके ऑप्शन बच्चों C और D दोनों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में विलेय है। तो अपन को पता है कि अपन को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कौन सी सर बताना जरा, तो बच्चों वो समझिए कि विटामिन जो वसा में विलेय है, कौन कौन से सर विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं, वो मेरे पास है। एक तो विटामिन ए है, एक होता है मेरे पास प्यारे विद्यार्थी विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, और चौथा है विटामिन के। इस तरह के मेरे विटामिन जो रहते हैं बच्चों वो फैट में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन फैट, सोल्यूबल इन फैट। वसा में विलेय वाले कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो प्यारे विद्यार्थियों सारे के सारे वाटर सोल्यूबल रहेंगे। मैं यहां पर लिख दूं कि रिमेनिंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया कि जो विटामिन, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो तो वसा में विलेय है, और बाकी वाले जितने भी विटामिन रहेंगे मेरे वाटर में सोल्यूबल रहेंगे। तो विटामिन के किस कैटेगरी में आ गया, सरफेट में आ गया। विटामिन ई सरफेट, विटामिन ए सरफेट। ये बच्चों विटामिन ई बी जो है वो मेरे किस में आ जाएंगे सर, ये आ जाएंगे अपने पास वाटर में, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों जल में सोल्यूबल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कि विच पेयर ऑफ एक्सोज ऑन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन गिव्स सेम ओसाजोन, कि एक्सोज का कौन सा युग्म फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके समान प्रकार का ओसाजोन देता है। अब अपन को पता है कि मेरे कार्बोहाइड्रेटों की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों, किसके साथ, सर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप ओसाजोन का फॉर्मेशन करना। अब सर ओसाजोन की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन कैसे होती है उसको जरा डिटेल में समझाना, उसको बच्चों समझते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं प्यारे बच्चों, किसका सर, एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग ग्लूकोज का। यदि मैं यहां पर ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को पूरा डिटेल में ये समझाऊं, ध्यान से समझना। ग्लूकोज की सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो सर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मेरे पास CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ इधर OH, ये OH और इधर OH, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों मेरा CH, और ये रिएक्शन करेगा अपन को पास 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बच्चों, सर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये 3 मोल जैसे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फर्दर जो बच्चों अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ओसाजोन। क्या बन जाएगा बच्चों, सर ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें 2 कार्बन जो है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास H डबल बॉन्ड N NH और PH। ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा N NH और PH। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मेरा ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। बच्चों सबकी वैलेंसी देख लेते हैं। 2 1 3 4, यहाँ पर इसकी 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर फर्दर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि एक तो अमोनिया निकल जाएगा, एक अपने पास निकल जाएगा बच्चों NH2PH। इस तरह से मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों ओसाजोन। क्या बोला जाता है बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं इसको सर, ओसाजोन कहा जाता है। अब आप लोग समझिए कि ये ओसाजोन है, उसमें कितने कार्बन काम में आ रहे हैं सर, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन बच्चों और एक ये कार्बन। अब मैं यूं कहूं कि ये स्ट्रक्चर जो है, नीचे वाली स्ट्रक्चर तो मेरी सेम होनी चाहिए, और ऊपर वाली कार्बन 1 और कार्बन 2 में यदि मेरा चेंज है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बच्चों मेरा इसमें मोइटी में चेंज हो रहा है। या फिर मैं यूं कहूं कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ पर CHO हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो, या CH2OH2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किसमें हो रही है सर, ऑटोमेटिक सर कन्वर्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NHPH का फॉर्मेशन कर दे। बशर्ते ये वाली मोइटी मेरी सेम रहनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैं एक लाइन लिख देता हूं बच्चों कि मेरे पास पहली लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स अपने पास, वो आ जाएगी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेरे पास मेनोज। कि सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज जो रहते हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों, वो सेम टाइप के ओसाजोन देते हैं। किस टाइप के सर, सेम टाइप के ओसाजोन देते हैं। क्योंकि इनकी जो कार्बन की स्ट्रक्चर भिन्न रहती है, वो बच्चों कार्बन 1 में और कार्बन 2 में भिन्न रहती है। ये अलग अलग कार्बन होते हैं इन सब में, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 में ऑटोमेटिकली यही चेंज हो रहा है, ये वाली नीचे वाली जो मोइटी है वो समान रहनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों जो गलेक्टोज रहता है ना मेरा, गलेक्टोज वो अलग देता है, गलेक्टोज अलग देता है। सेम टाइप ओसाजोन प्रोडक्ट कौन कौन बनाते हैं सर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज जो होते हैं मेरे सेम टाइप ओसाजोन बनाएंगे, लेकिन गलेक्टोज जो है अलग ओसाजोन देता है, क्योंकि बच्चों इसमें कार्बन जो होता है ना C4 वो अलग संरचना रखता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को ओसाजोन का पूरा पोर्शन अच्छे से समझा दिया। तो कौन सा हो जाएगा इसका, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सेम तरह की स्ट्रक्चर देते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि किसका गलनांक सबसे अधिक है, विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब अपन से पिछले क्वेश्चन में तो पूछा था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किसका मेरा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा होगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है सर, सबसे पहले मेरे पास है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। दूसरा है मेरे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और थर्ड है मेरे पास मेटा, और फोर्थ है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास पेरा वाला। अब इनमें कंपैरिजन करना है किसका मेरा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तो अपन लोग एक बात देख रहे हैं कि जब अपन लोग इसकी बात करें तो ये बच्चों मोस्ट सिमेट्रिक एलिमेंट है, मोस्ट सिमेट्रिक एलिमेंट है मेरा। जब ये बच्चों सर्वाधिक मेरा क्या है बच्चों, सर्वाधिक सर ये सममित कंपाउंड है, यौगिक है। तो जब सममित यौगिक है प्यारे बच्चों तो ये परफेक्टली अरेंज रहेगा। और ये बच्चों लेटिस में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेटिस में वेल क्लोज मैनर में रहेगा, लेटिस में वेल पैक्ड रहेगा, या अच्छे से ये फिट हो जाएगा। और जब ये सम्मित होने की वजह से पेरा वाला जो है मोस्ट सिमेट्रिक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्यारे विद्यार्थियों इसमें अवेलेबल है, और ये बच्चों मोस्ट परफेक्टली अरेंज लेटिस है और वेल फिटेड है। इन सभी प्रॉपर्टी के कारण बच्चों इसका जो लेटिस बनेगा वो इतना अच्छे से बन जाता है कि इसको बच्चों मेल्ट करने के लिए, इसको मेल्ट होने के लिए बच्चों हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर क्यों देना पड़ा
सर इसलिए देना पड़ा कि सर ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, या ये सबसे अधिक सर सिमेट्रिकल होने की वजह से एक परफेक्टली अरेंज्ड में वेल मैनर में अच्छे से मेरा स्टेबलाइज है, और कंप्लीटली फिट होने की वजह से इस लेटिस में ये बच्चों मेल्ट होने के लिए इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। और बाकी वाले किसी में भी, ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है और ये पैरा वाला है, तो पैरा वाला सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखेगा क्योंकि परफेक्टली वेल मैनर में ऑर्गेनाइज है एज ए लेटिस के रूप में। जब ये इस तरह से व्यवस्थित तरीके से फिट है अपने जालकों के द्वारा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेरा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसका कारण यह है कि अच्छे से फिट है, और इस फिट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कौन सा ऑप्शन कर दूंगा सही? सर डाइक्लोरोबेंजीन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये तो था अपने पास मेल्टिंग पॉइंट का। कौन सा बच्चों? सर मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यदि आप लोगों से पूछे तो कौन सा सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर ए और फिर बी, फिर बी सॉरी लास्ट में सबसे पहले ए आ जाएगा। इस तरह से अपना ये डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीनेशन करने पर केवल एक आइसोमर देता है? ठीक है, कि विच गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ क्लोरीनेशन। मतलब क्या है कि क्लोरीनेशन करने पर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो केवल एक ही आइसोमर या एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनने की संभावना उस पर्टिकुलर कंपाउंड में नहीं है। अब यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने पास है क्लोरोबेंजीन को। इस क्लोरोबेंजीन को इस तरह से समझा जाए यदि ये क्लोरोबेंजीन है, इसका मुझे क्लोरीनेशन करवाना है FeCl3 Cl2 और बच्चों लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो अपने पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। किस तरह से सर? एक तो ऑर्थो बन जाएगा अपने पास, ये ऑर्थो, और दूसरा बन जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास पैरा। ये तो दो प्रोडक्ट बन रहे, इसलिए ए ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता। क्लोरोबेंजीन वाला तो ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे, एक ऑर्थो वाला बन रहा है, दूसरा बच्चों पैरा वाला बन रहा है। ये बच्चों ऑप्शन ए सही हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट है मेरे पास आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या रहता है सर? CH3 CH3 CH2 और बच्चों CH3, और जब ये Cl2 के साथ और H न्यू हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके क्या प्रोडक्ट बनने की संभावना है? सर इसकी मोस्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो सर बन जाएगा मेरे पास ये वाला। और दूसरे में संभावना क्या है? दूसरे में सर संभावना ये है कि सर ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है, यहाँ पे Cl लग जाए। और तीसरी संभावना क्या है? तो सर किसी भी एक मिथाइल पे, यहाँ इस पे लग जाए या इस पे लग जाए। तो इस तरह से बच्चों एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, इसलिए बच्चों मेरे पास ये बी वाला भी नहीं हो सकता है। यदि बात करूं मैं किसकी? सी वाले की बात करें तो नियोपेंटेन क्या रहता है अपने पास सर? CH3 इस कार्बन के चारों तरफ बच्चों 4 मिथाइल ग्रुप रख जाएंगे। अब यदि इसके साथ अब रिएक्शन करवा दी जाए, इसके साथ यदि रिएक्शन करवा दी जाए, Cl2 की क्लोरीनेशन करवा दिया जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों वो कहीं ना कहीं केवल और केवल इस एक ही मिथाइल पे जुड़ जाएगा। किसी एक मिथाइल पे जुड़ेगा तो उसकी समान पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी भी मिथाइल पे जुड़े, और इस मिथाइल में यदि यहाँ पे जुड़े, चाहे यहाँ पे जुड़े, चाहे यहाँ पे जुड़े, ये एक ही आइसोमर संभव है। इस प्रकार का केवल एक मात्र ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, बाकी वाले सभी में, इन तीनों में बच्चों अलग अलग तरह के मेरे प्रोडक्ट बन रहे थे। ए में ये बन रहा था, बी में ये बन रहा था, लेकिन यदि मैं सी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो वहां पर बच्चों यदि एक हाइड्रोजन उठा करके उस जगह बच्चों Cl का एडिशन होता है, उसका वहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्लोरीनेशन मेरा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन सही हो जाएगा नियोपेंटेन। कौन सा बच्चों? सर नियोपेंटेन, क्योंकि इसका सर एक ही आइसोमर मेरा संभव है। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, मैंने आप लोगों को बताया। चाहे यहाँ पर Cl जुड़े, चाहे यहाँ पे जुड़े, क्या यहाँ पे जुड़े, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कौन सा नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसको समझते हैं इस तरह से, इसने कहा क्या है कि नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी। अब मेरे पास ये कंपाउंड है, मान लीजिए कि ये मेरे पास कंपाउंड है CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर एक कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसको निकाल देगा। अब अटैक कौन कर रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, और किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? इस लिविंग ग्रुप को प्रतिस्थापित करते हुए मेरी जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा CH3 CH2N। अब ये रिएक्शन सबसे फास्ट या सबसे अधिक कब होगी इसकी रेट? सर रेट कब अधिक होगी? सर रेट तब अधिक होगी जब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करे और इस लिविंग ग्रुप को निकाल के उसकी जगह आ जाए, या इस लिविंग ग्रुप को आसानी के साथ प्रतिस्थापित कर दे। क्या बोल रहा हूं
कि वो सबस्ट्रेट आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा जिसका ये न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है उस पर अटैक करे न्यूक्लियोफाइल और ये आसानी से निकल के और यहां पर बच्चों मेरे पास लिविंग ग्रुप माइनस के रूप में आ जाए। तो ये प्रोसेस जितनी फास्ट होगी उतना ये सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर मेरा सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहां सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। अब कब होगा? तो सर कब होगा? जब ये जल्दी निकले। क्या बोल रहा हूं मैं? ये फटाफट निकल जाए, ये फटाफट निकल जाए इसके अटैक करते ही। और ये फटाफट तब निकलेगा जब ये मोर स्टेबल बने, जब ये नेगेटिव चार्ज मेरा मोर स्टेबल बन जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों, तब ये यहां से आसानी से निकलेगा और बच्चों न्यूक्लियोफाइल बनते हुए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सर इसकी स्टेबिलिटी ऐसे चेक करेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पर्टिकुलर एटम पे मोर स्टेबल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए सर? मोर स्टेबल बनना चाहिए। और जब ये बच्चों मोर स्टेबल है तो ये कंपाउंड बच्चों आसानी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। अब सर एनआईएन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सर एनआईएन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा साइज होगा उस नेगेटिव चार्ज का उस पर्टिकुलर एटम पे डिस्पर्सन या विस्तरण उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं? तो मोर साइज ऑफ एनायन, इस एनायन के ऊपर बच्चों साइज ज्यादा होनी चाहिए। जब साइज कंपेरेबल नहीं हो तो अपन लोग चेक करते हैं प्यारे विद्यार्थियों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली अपन देख ही रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होगी? साइज बड़ी हो जाए, जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा और कोरेस्पॉन्डिंग आसानी से निकल जाएगा, इसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ही ज्यादा स्टेबल। फिर देखते हैं अपन लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब मैं कोरेस्पॉन्डिंग प्रत्येक सबस्ट्रेट लेता हूं, यहाँ पे उसका मैं निकाल लेता हूं। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर है CH2, इस F है, यहां से ये न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहां से निकल गया बच्चों अपने पास प्रोडक्ट बन गया C2H5 न्यूक्लियोफाइल और F-। और ठीक उसी तरह से यहां पर मैं सारे प्रोडक्ट बना लूं और इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा सर Cl-, यहां पे बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों Br-, और यहां पर बन जाएगा सर I-। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास आया क्या गया सर? सर अपने पास आ गया मेरा लिविंग ग्रुप आ गया F-, Cl-, Br- और सर I-। इनकी मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। जितने ज्यादा ये स्टेबल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। तो यदि मैं बात करूं पहले वाला कॉन्सेप्ट कैसे चेक करते हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी? सर मोर साइज ऑफ एनआयन, अप टू डाउन जाने पर बच्चों इसमें हो क्या रहा है? सर अप टू डाउन जाने पर साइज ऑफ एनआयन इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ एनआयन इंक्रीजेज, साइज ऑफ एनआयन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, और प्यारो विद्यार्थियों लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होती है, लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होगी, लिविंग ग्रुप निकलने की किसकी प्रायोरिटी इन हैलाइडो में सबसे ज्यादा है? सर इनमें सबसे ज्यादा बच्चों है अपने पास I- की सबसे ज्यादा, और फिर है अपने पास Br- की, फिर है सर Cl- की, और फिर है F- की। क्योंकि साइज बढ़ रही है, इनमें साइज वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा था, इसलिए I- साइज सबसे ज्यादा, फिर Br- की, फिर Cl- तो सबसे लास्ट आ जाएगा F-। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हो जाएगा D, क्योंकि इसकी साइज जो है I- की सबसे ज्यादा है। और यदि मुझे इसका ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेता तो प्यारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा हो जाता मेरे पास D, फिर आ जाता C, फिर B, और सबसे लास्ट आ जाता A, क्योंकि साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है किस पे बच्चों? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने ये बता दिया कौन सा नाभिक स्नेह के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है। अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोरेस्पॉन्डिंग दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसी मॉलिक्यूल के एटम के मध्य यदि उपस्थित है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर या अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल में अवेलेबल एटम के मध्य यदि उपस्थित है तो उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि एक ही मॉलिक्यूल में है तो इंट्रा या अंतःअणु, यदि अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम के बीच है तो उसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों क्या सर? उसको बोला जाता है इंट्रा, नहीं बोल करके इंटर बोला जाता है। क्या क्या है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपने प्रकार के बच्चों दो टाइप है। एक है अपने पास इंट्रा
या अंतः अणुक। दूसरा है अपने पास इंटर या अंतर अणुक। ये है बच्चों अपने पास एक ही कंपाउंड में, ये है बच्चों अलग अलग कंपाउंड में, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इंट्रा या इंटर। अब इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल है अपने पास बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का है। इसके और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो है मेरे पास इंट्रा, मतलब अंत अणु है, एक ही कंपाउंड में अवेलेबल थे ये वाला हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य। और यदि मैं बात करूं बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो इस पैरा नाइट्रोफिनॉल में अपने पास अलग अलग तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल रहेगी। यहां पर ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा, तो इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणु। क्या बोलते हैं इसको? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। अब देखिए, अब इन प्रत्येक ऑप्शन को ये समझते हैं और ये चेक करते हैं कि किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो है कि पैरा क्लोरोफिनॉल। पैरा क्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो इनमें कैसी रहेगी सर? इनमें रह जाएगी मेरी इंटर। दूसरा है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ऑर्थो। ये ठीक वैसा ही एग्जांपल है जैसा अपना कौन सा था सर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां पर थी इंटरमोलिकुलर और यहां पर आ जाएगी स्टूडेंट्स अपने पास इंट्रामोलिकुलर। कैसी सर? इंट्रामोलिकुलर आ जाएगी OH के बीच और Cl के बीच। इसलिए मेरा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है मेरा इंटर मोलिकुलर का, ये तो हो जाएगा इंट्रा और ये हो जाएगा अपने पास इंटर। इस तरह से अपन ने इस पूरे अच्छे को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंट्रा और इंटर, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल दिया और उसके कोरेस्पॉन्डिंग अपन लोगों ने अपना ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी में मेरे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने वाले कंपोनेंट एक ही यौगिक में या एक ही मॉलिक्यूल में अवेलेबल थे। जब एक ही मॉलिक्यूल में अवेलेबल हो तो बच्चों बोला जाता है उसको इंट्रा, और एक से अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल में है तो उसको बोला जाता है इंटर। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम क्षार है। अब अपन को ये देख करना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहा है। अब सबसे पहले बेस है क्या? बेस सर वो होता है, बी नेगेटिव सर वो होता है जिसके पास सर नेगेटिव यहाँ एक लोन पेयर रहता है और सर ये इस H प्लस को देता है और इस H प्लस को दे करके और बी एच की भांति व्यवहार करे। मतलब जितना अच्छे से लोन पेयर देगा, जितना अच्छे से लोन पेयर देगा H प्लस को, वो उतना ही अच्छा बेस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा सर? बेस की भांति व्यवहार करेगा। अब इनको देखते हैं अपन लोग कि सबसे पहले मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अप टू डाउन जाने पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है मेरे पास डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है। और जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका बेसिक नेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि अपन लोगों ने पीछे तो डिस्कशन किया था कि न्यूक्लियोफाइल की भांति वह आसानी से अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, इसलिए लोन पेयर या लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को H प्लस को दे नहीं पाएगा, इसलिए इसकी बेसिक नेचर भी डिक्रीज हो रही। और यदि मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, इसके ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सर? I माइनस का सबसे ज्यादा, नहीं प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाएगा F माइनस का, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और सबसे लास्ट हो जाएगा अपने पास I माइनस। क्योंकि ये बच्चों लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल नेगेटिव, तो मोर बेसिक, मोर बेसिक। और ये वाला I माइनस जो है मोर स्टेबल नेगेटिव है, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास आ जाएगा लेस बेसिक। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट का अपन लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं और इसको समझते हैं। ये पूरा मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? F माइनस जो है बच्चों प्रबलतम या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है जो आसानी के साथ H प्लस को एक्सेप्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, लेकिन I माइनस जो है वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये बच्चों मोर स्टेबल है। जब स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मोर स्टेबल है तो आसानी के साथ H प्लस के साथ दे नहीं पाएगा और बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन,
कि बेंजीन में कार्बन की संकरण अवस्था निम्नलिखित में से किसके जैसी है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज सेम एज। अब अपन को पता है कि बेंजीन की यदि स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या रहती है अपने पास? सर बेंजीन की स्ट्रक्चर जो रहती है वो सर इस तरह की रहती है कुछ। ये है बेंजीन मेरे पास। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है सर? C6H6 और CnH2n। तो ये है बच्चों अपने पास एल्कीन है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सर एल्कीन है। और इस एल्कीन में प्रत्येक कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है। सबका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सभी कार्बन का संकरण जो है मेरे पास वो है sp2। ठीक है, ओके सर। अब अपन से ये पूछ रहा है कि इन कौन सा कंपाउंड है जिनके कार्बन का संकरण इस बेंजीन में उपस्थित कार्बन के जैसा है। तो सबसे पहले बेंजीन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? sp2 मैंने चेक कर लिया। अब आप लोग प्रत्येक ऑप्शन को चेक कीजिए कि किसका हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp आ रहा है। यदि मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं, मेरे पास मीथेन मतलब CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन है प्यारे विद्यार्थियों sp3। दूसरा है मेरे पास एथेन C2H6, इसमें भी प्रत्येक कार्बन का sp3। थर्ड है मेरे पास इथीन। इथीन क्या होता है सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक एल्कीन है, और जब ये एल्कीन है तो प्रत्येक कार्बन का मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। अब अपने पास डी है, इथाइन है। इथाइन में बच्चों एल्काइन है, तो मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। और जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है स्टूडेंट्स, तो इस प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। और अपन को क्या चाहिए सर? sp2 चाहिए। तो sp2 किसका है सर? sp2 है ऑप्शन नंबर थर्ड का, दैट इज एल्कीन या इथीन। तो क्या बच्चों? इथीन का जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा। और बच्चों बाकी वाले इस दोनों में मेरे पास sp3, इसका है sp2, इसका है बच्चों sp2 और इसका है मेरे पास sp। और यही तो अपन से पूछा है कि बेंजीन का क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन से पूछ रखा है कि अम्लीय प्रकृति वाले हाइड्रोकार्बन का चयन कीजिए, कि सेलेक्ट हाइड्रोकार्बन विच एसिडिक इन नेचर। ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, भले ही हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हो जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एसिडिक और बेसिक नेचर वाले बच्चों कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह काम में आते हैं। तो ये बच्चों बेसिक जीओसी है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। इनमें ऐसा नहीं सोचना कि ये सर हाइब्रिडाइजेशन वाला और शेप वाले क्वेश्चन तो सर हम लोगों ने पहली बार पढ़े हैं और हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों सिलेबस में है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं किसी भी अपन कह सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है कि कौन से हाइड्रोकार्बन की नेचर जो है वो एसिडिक है। अब इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास इथीन है, तो मतलब क्या है कि CH2 है सर, डबल बॉन्ड और CH2 है, ये है मेरे पास इथीन। सेकंड है बच्चों 1 ब्यूटाइन की, 1 ब्यूटाइन इस तरह से, ये 1 ब्यूटाइन है, और 2 ब्यूटाइन हो जाएगी इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों। ये 1 ब्यूटाइन, ये है बच्चों 2 ब्यूटाइन, और थर्ड है 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। अब अपन को पता है कि वो कंपाउंड जो H+ डोनेट करें अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब H+ निकालना, अब सर H+ कहां से निकलते हैं? तो बच्चों H+ निकालने के बाद बनने वाला नेगेटिव आयन, यदि नेगेटिव स्पीशीज मेरी स्टेबल बन रही है, उसका स्थायित्व ज्यादा है, तो वो H+ निकालेगा, अन्यथा वो H+ नहीं निकालेगा। तो सर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा होती है? तो बच्चों सबसे ज्यादा मैं यदि बात करूं A, यहां पर बन गया A- और ये निकाल दिया बच्चों H+। ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है सर? एसिड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और ये एसिड उतना ही ज्यादा H+ निकालेगा जितना ये स्टेबल बने। कैसे बने बच्चों? सर स्टेबल बने। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं सर? इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करी जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर साइज के, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और सर डायरेक्टली परसेंटेज एस करेक्टर। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अपन लोगों ने पहले साइज पे देखी, जितनी ज्यादा साइज ये उतना ज्यादा स्टेबल, ये उतना ज्यादा एसिडिक। जितनी ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज के उपस्थित एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना ही ये स्टेबल, उतना ही मोर एसिडिक। जितने इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा, उतना ही स्टेबल। परसेंटेज एस करेक्टर कैसे सर? sp और sp2 और sp3 की बात करें, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, तो इसके पास होते हैं बच्चों 50% एस करेक्टर, इसके पास 33 के समथिंग, और इसके पास बच्चों 25। तो अप टू डाउन जाने पर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहे हैं, तो एसिडिक के बच्चों नेचर भी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब अपने पास ये दोनों है। अब दोनों में यदि यहां से H+ निकालूं, मैं यहां से H+ निकालूं प्यारे विद्यार्थियों, तो वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? sp2 है।
और यहां से यदि मैं H प्लस निकालूं तो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, यहां से कोरेस्पॉन्डिंग अपने पास बन जाएगा कि सर नेगेटिव सी है अपने पास और CH2CH3, ये वाला बन गया अपने पास sp, क्या बन गया बच्चों सर sp बन गया, ये क्या था sp2 था। और यहां से यदि निकालूं मैं H प्लस तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से आ गया सर CH2 नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड सर CH3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास sp3। अब अपन को पता है कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन अपन लोगों ने तीनों कंपाउंड का बना लिया, और ये देखा कि मेरा नेगेटिव चार्ज स्टेबल सबसे ज्यादा किसमें, यहाँ पर sp2, यहाँ sp3, और यहाँ पर भी बच्चों sp और यहाँ पर sp3। अब अपन को पता है कि अप टू डाउन जाने पर परसेंटेज एस्केलेटर कम हो रहे हैं, और जैसे परसेंटेज एस्केलेटर कम हो गए, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल, जितना ये कम स्टेबल बनेगा उतना ही कोरेस्पॉन्डिंग ये चाहेगा कि मैं H प्लस को आसानी से साथ नहीं त्यागूं, तो बच्चों एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर की यदि बात करूं, एसिडिक नेचर की बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है कार्बन जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर कार्बन वो जिसका sp2 है, फिर कार्बन वो जिसका sp3 है। तो इस तरह से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को चेक किया जाता है एसिडिक नेचर को अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये बच्चों मेरे हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। सबसे ज्यादा sp, फिर sp2 और फिर sp3, क्योंकि यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 34 के समथिंग, यहाँ पे 25। अब देखिए सबसे ज्यादा किसका sp, सर sp है 1 ब्यूटाइन का, तो 1 ब्यूटाइन वाला बी ऑप्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर है अपने पास 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन में तो कौन सा है सर, 2 ब्यूटाइन में तो अपने पास आ जाएगा प्यारे बच्चों sp3, फिर है बच्चों ए, और फिर आ जाएगा सी वाला, क्योंकि यहां पर था बच्चों sp2, यहां पर है बच्चों अपने पास 2 ब्यूटाइन में कौन सा है सर, 2 ब्यूटाइन में अपने पास sp3, और यहां पर है सर sp, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा सर 1 ब्यूटाइन वाला। इस तरह से अपन लोगों ने कोरेस्पॉन्डिंग एसिड के रिगार्डिंग नेगेटिव चार्ज बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, उसको साइज के आधार पे, नेगेटिव के आधार पर और परसेंटेज एस के आधार पर चेक करना था। साइज वाला फैक्टर तो लग नहीं रहा है क्योंकि सब में कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और परसेंटेज एस के आधार पर अपन लोगों ने इसको अच्छे से सोल्व कर दिया है। ऑप्शन बी इसका एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह से बच्चों एसिडिक नेचर के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं और उनको इस तरह से सोल्व किया जाता है। अब बच्चों अपने पास अगला क्वेश्चन है, इसने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेह या इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल इज। ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन है जीओसी के रिगार्डिंग, जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अपन से पूछेगा नहीं, पूछ सकता है। अब यदि मैं बात करूं H2O की, NH3 की, C2H5 है अपने पास, एथेनॉल है, और ये है बच्चों अपने पास SO3। अब अपन को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो लोन पेयर को डोनेट करें, लोन पेयर को डोनेट करें, या जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और वो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करें या इलेक्ट्रॉनों को किसी पॉजिटिव चार्ज को दे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए मैं बात करता हूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है मेरे पास, सर न्यूक्लियोफाइल मेरे पास रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करें सर, डोनेट करें। तो इलेक्ट्रॉनों को देने वाली स्पीसीज या न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली या पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगी सर, वो आकर्षित करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो इसके पास क्या ज्यादा रहता है सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सर ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है या ज्यादा होती है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। दूसरी बात करूं मैं यदि, तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, या ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो ये चाहेगा कि मैं नेगेटिव पर अटैक करूं या नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करूं। तो ये है बच्चों अपने पास इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब यदि बात करूं बच्चों H2O की, H2O के पास बच्चों बहुत सारे लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर अवेलेबल रहते हैं और ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये किसकी भांति व्यवहार करेगी सर, न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगी। NH3 की बात करें तो NH3 में भी बच्चों लोन पेयर है जो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। C2H5 में भी ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर ये दे देगा और न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन SO3 बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल रहता है। क्या क्यों रहता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सर इसके पास जो है अपनों
दो दो नेगेटिव चार्ज जुड़े रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ये आकर्षित करेंगे क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा सर, सल्फर के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और जब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये प्यारे विद्यार्थियों किस पे अटैक करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा और बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। तो SO3 की बात करें तो यहाँ पर सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, वो अपने को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसके पास प्यारे विद्यार्थियों लोन पेयर भी नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार न करके इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए नो लोन पेयर, किसी भी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है। इस वजह से SO3 जो है वो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोफाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग और न्यूक्लियोफाइल वाला बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि H2SO3 H3PO3 और प्यारे विद्यार्थियों HClO4 में घटती हुई अम्लता का अनुक्रमांक क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये मेरे को एसिड दे रखे हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन से इसने पूछा ये है कि इसकी अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे सर, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले मैं बात करूं H2SO3 की, H3PO3 की और HClO3 की। इन सभी एसिड की यदि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो इनकी बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड की उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले उस सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या जितना ज्यादा उस सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही बच्चों नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यदि बात करूं मैं इसकी H2SO3 में इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्यारे विद्यार्थियों प्लस का 4। इसमें H3PO3 में अपने पास कौन सी, इस फास्फोरस की आ जाएगी स्टूडेंट्स प्लस का 3। और इस HClO3 में अपने पास इस Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी स्टूडेंट प्लस का 5। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस सेंट्रल एटम पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अपना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों तो वो समानुपाती होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसकी है स्टूडेंट्स सर, सबसे ज्यादा है अपने पास HClO3 की। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा HClO3, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद किसकी है सर H2SO3 की, और उसके बाद है अपने पास H3PO3 की। तो ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और उसको अपन लोगों ने समझा कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम को समानुपाती होती है। प्रत्येक एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका सेंट्रल एटम था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और ये चेक किया कि प्लस का 3 है प्लस का 4 और बच्चों प्लस का 5। और इसको चेक करते हुए अपन लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। तो सबसे ज्यादा किसकी है सर HClO3 की है। HClO3 कौन सा है अपना सर, थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा हो जाएगी, थर्ड सर, फिर फर्स्ट H2SO3 और फिर अपने पास सेकेंड। तो इसका सी ऑप्शन जो है बच्चों प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द कंपाउंड विच डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि यौगिक जो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब बच्चों अपन को यह समझना है कि एक्चुअल में आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या। कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में मेरे पास पर्टिकुलर कोई यहां पर सबस्ट्रेट रहता है, क्या रहता है बच्चों सर, सबस्ट्रेट रहता है, और वो रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स NaOH और I2 के साथ, या आ जाएगा मेरे पास OH- और I2 इनके साथ रिएक्शन करता है, और कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों मेरे पास क्या बनाता है सर, आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये है मेरे पास आयोडोफॉर्म, इसके साथ रिएक्शन करके और यहां पर बना देगा प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास H या R C+O-। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग जो है उस कंपाउंड का एसिड का सोल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह की रिएक्शन बच्चों आयोडोफॉर्म का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहां पर सबस्ट्रेट प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग हो सकते हैं। कैसे बच्चों, इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं यदि एल्कोहल की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ एल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं मेरे पास, यहाँ पर एल्कोहल हो सकते हैं स्टूडेंट्स अपने पास दो कैटेगरी के। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा 1 डिग्री के एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल,
3 डिग्री एल्कोहल का बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण संभव नहीं है। एक सबस्ट्रेट मैंने एल्कोहल को आप लोगों से डिस्कशन कर लिया है। दूसरा होते हैं अपने पास सबस्ट्रेट जिनका अपन लोगों को डिटेल में एनालिसिस करना है, वो है CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। जितने भी एल्डिहाइड है, जितने भी एल्डिहाइड है, चाहे वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, उसमें एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो ही बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, और कोई नहीं देगा। थर्ड है अपने पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाले। तो कीटोनों में वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जिनमें बच्चों ये वाली मोइटी मेरी अवेलेबल रहे। यदि ये मोइटी अवेलेबल है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो बच्चों हो जाएगा मेरा एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। कौन सा सर? 2-एल्केनोन। 2-एल्केनोन यदि मेरे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। यदि 2-एल्केनोन की जगह कोई दूसरा मोइटी अवेलेबल है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल नहीं देगा। और अपन से यहाँ कीटोनों के रिगार्डिंग ही पूछा है कि कौन से कीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन से नहीं देंगे। तो कीटोन की क्या कंडीशन है अपने पास? सर कीटोन की कंडीशन ये है कि अपने पास ये वाली मोइटी अवेलेबल रहनी चाहिए। यहाँ पर आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो कंफर्म होना चाहिए, मतलब 2-एल्केनोन होना चाहिए। 1 और 2-एल्केनोन या सेकंड पोजीशन पे मेरे पास कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल रहना ही चाहिए। अब प्रत्येक स्ट्रक्चर को अपन लोग डिटेल में समझते हैं और ये चेक करते हैं कि किस में मेरा 2-एल्केनोन दे रखा है। यदि मैं सबसे पहले कंपाउंड की बात करूं तो पहला कंपाउंड क्या है? 2-ब्यूटेनोन है। 2-ब्यूटेनोन को इस तरह से लिखा जाता है, ये है मेरे पास 2-ब्यूटेनोन। क्या 2-ब्यूटेनोन इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है? CH3C डबल बॉन्ड 2-एल्केनोन है, तो यस सर 1 और 2-एल्केनोन है अपने पास। तो ये बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके ऊपर मैंने टिक मार दिया। अब सेकंड की बात करते हैं, अपने पास है 2-पेंटेनोन। तो 2-पेंटेनोन की बात करें तो कहीं नहीं दिक्कत है, एक कार्बन और बढ़ जाएगा भाई। इस तरह से ये 2-पेंटेनोन मतलब 2-एल्केनोन सारे देते हैं। 2-एल्केनोन मैंने कह दिया आप लोगों को पहले, 2-एल्केनोन। यहां पर एल्केनोन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 2-पेंटेनोन हो, चाहे 2-ब्यूटेनोन हो, ये भी दे देगा। मतलब ऑप्शन ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है। अब बात करते हैं प्रोपेनोन की। तो प्रोपेनोन क्या है अपने पास? सर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है प्रोपेनोन या एसीटोन। एसीटोन भी दे देगा क्योंकि सेकेंड 1 और 2 पोजिशन में मेरा एल्केनोन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट भी दे दिया, बी भी दे दिया और सर डी भी दे दिया, लेकिन 3-पेंटेनोन नहीं देगा क्योंकि 3-पेंटेनोन स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, अपन कह सकते हैं कि 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3-पेंटेनोन है तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो जाएगा। 1 2 और 3। 3 वाला बच्चों नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसकी शर्त ये 2-एल्केनोन होना चाहिए, 3-पेंटेनोन नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला देगा नहीं, बाकी वाले सारे ही आयोडोफॉर्म टेस्ट मेरे दे देंगे। तो 3-पेंटेनोन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न में से कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा? विच डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब वही सेम क्वेश्चन है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन मेरा एसीटोन तो दे देगा, कीटोनिक वाला तो बच्चों दे देगा, ये तो दे देगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अपन लोगों ने एथेनॉल वाले को समझ लेते हैं। एथेनॉल में अपन लोगों ने कहा था कि भाई ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं। और मेथेनॉल प्यारे विद्यार्थियों कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसकी स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कोई भी हेलोफॉर्म मेरी रिएक्शन नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। तो कौन सा नहीं देगा? सर मेथेनॉल मेरा हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव नहीं है, ये प्यारे विद्यार्थियों नहीं देगा। यार मेथेनॉल रिएक्शन कैसे दे देगा? क्योंकि अपन का क्या है कि सर CH Cl3 बनना चाहिए, या सर CH अपन कह सकते I3 बनना चाहिए, और प्लस सर कम से कम 2 कार्बन तो प्यारे विद्यार्थियों अपने पास होने ही चाहिए। ऐसे कैसे रिएक्शन संभव? यहाँ तो एक ही कार्बन है, ये तो कोई अल्कोहल की फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है। अब बात करें 2 क्लोरोप्रोपेन की, तो 2 क्लोरोप्रोपेन बच्चों इस तरह से है मेरा। तो इस 2 क्लोरोप्रोपेन को अपन लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के द्वारा। अब जैसे ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो ये तो फर्दर दे देगा। कैसे दे देगा? सर इस तरह से दे देगा। तो यहाँ से इसका बन जाएगा अपने पास CHX3 या I3 बन जाएगा, और ये कोरेस्पॉन्डिंग उसमें एसिड में कन्वर्ट हो जाए। कैसे सर? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। इस तरह से मेरा ये 2 क्लोरोप्रोपेन भी दे देगा, लेकिन मेथेनॉल नहीं दे पाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन है जो RCOOH को RCH2OH में परिवर्तित करने के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट RCOH टू RCH2OH। मतलब इस एसिडिक ग्रुप को
इस एसिड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें सर, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, और कौन सा सबसे बेहतर रिएजेंट की भांति व्यवहार करेगा। तो अपन को पता है कि एसिड को, यदि एसिड का मुझे रिडक्शन करना है, इस एसिड का रिडक्शन करना है एल्कोहल में, तो मैं यहां पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट भांति व्यवहार करूं, इनमें से कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlH4 इस ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन इस एसिड के साथ करवा दी जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या इसकी नेचर क्या है सर, इसकी नेचर है प्यारे विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हुए ये इसका रिडक्शन जो है आसानी के साथ कर देगा और एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एल्कोहल में। ठीक है, अब यदि बात करें ये जिंक जो HCl होता है बच्चों क्लीमेंसन अभिक्रिया में काम आता है। किस में काम आता है प्यारे विद्यार्थियों, सर क्लीमेंसन रिएक्शन में मेरा काम में आता है। ये आपको पता होना ही चाहिए। तो अपन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एसिड को एल्कोहलों में रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एसिटोफिनोन और एसिटाल्डिहाइड में किसके द्वारा अंतर स्पष्ट किया जाता है। अब अपने पास एक तो है एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि CH3 है, C डबल बॉन्ड है और C6H5 है। ये तो है बच्चों अपने पास एसिटोफिनोन जिसमें ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। सेकंड है बच्चों एसिटाल्डिहाइड, CH3 और CHO। इनको यदि मुझे डिफरेंशिएट करना है या फिर मैं यूं कहूं कि एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा एक CHO फंक्शनल ग्रुप है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन लोग टोलेंस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, टोलेंस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। टोलेंस अभिकर्मक जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो एल्डिहाइड तो इसके साथ रिएक्शन कर देता है, और लेकिन ये कीटोनिक ग्रुप जो होता है इस टोलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। दूसरा क्या रहता है सर, पहला तो ये है, दूसरा है अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो है प्यारे विद्यार्थियों वो भी इसके साथ रिएक्शन करता हुआ इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो किसी के साथ कोई भी फेलिंग सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन यदि बच्चों अपन लोग इसकी बात करें, सोडियम बाइसल्फेट की बात करें, तो ये बच्चों मेरे पास आसानी के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, यदि प्यारे विद्यार्थियों में इसके साथ बात कर दूं, सबसे पहले अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये रिएक्शन करे यदि इसके साथ NaH और SO3 के साथ। अब जैसे इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे ये बना लेगा स्टूडेंट्स कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा ये SO3Na, और यहाँ पर बना देगा ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास क्या सर, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास OH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये तो रिएक्शन कर देगा। लेकिन यदि यहाँ पर ये अपने पास से CH3 C डबल बॉन्ड हो और प्यारे विद्यार्थियों PH है, तो उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, किसी भी तरह कोई रिएक्शन नहीं होती। इसलिए सोडियम बाइसल्फेट का प्रयोग अपन लोग किसमें करते हैं सर, एसिटाल्डिहाइड को और एसिटोफिनोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। इस तरह से तो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर अटैक कर देगा, लेकिन यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली हिंडर्ड पोजीशन अवेलेबल है, इसलिए नो रिएक्शन होगी। बाकी वाले बच्चों सारे है, ये तो अपने पास क्या है सर, ये तो अपने पास येलो फॉर्म रिएक्शन है, और अपन को पता है कि येलो फॉर्म रिएक्शन। और यदि बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता ना, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे, क्योंकि अपन को पता है कि येलो फॉर्म टेस्ट तो देते हैं, एसिटाल्डिहाइड भी देता है और ये वाला कॉम्प्लेक्स भी देता है, और ये NH2OH ऑक्सीजन बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ऑक्सीजन बना देगा। ये भी फिनाइल हाइड्रोजन है, रिएक्शन कर देगा, लेकिन ये वाली रिएक्शन संभव नहीं थी, बाकी वाली सारी रिएक्शन संभव थी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट बेसिक इन नेचर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है प्यारे विद्यार्थियों जो मेरा लिस्ट बेसिक कहलाता है। अब यदि अपन लोग इसका डिस्कशन करें तो सबसे पहले अपने पास एनिलीन है, सबसे पहले अपने पास ये एनिलीन, दूसरा है अपने पास पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये दो तो है एनिलीन के कंपाउंड, और दो है अपने पास कौन कौन से सर, एक तो मेरे पास C2H5 NH2 है, और दूसरा है मेरे पास, अब ये इसकी बेसिक नेचर अपन को चेक करनी। बेसिक नेचर क्या होती है सर, लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को H+ को देना और वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं, और जितना आसानी से वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज उस H+ को प्रोवाइड करवा रहा है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ प्यारे विद्यार्थियों उतनी या उसी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब यदि बात करूं मैं तो एलिफेटिक की जो होती है बच्चों, एलिफेटिक एमीन जो है मेरा,
एलिफेटिक एमीन की तो सबसे ज्यादा रहती है किसकी तुलना में सर, एरोमेटिक एमीन की तुलना में। एरोमेटिक एमीन की तुलना में क्यों रहती है प्यारे विद्यार्थियों सर, इसलिए रहती है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोन पेयर जो है बच्चों लोकेलाइज है, लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, नो कॉन्जुगेशन, लोन पेयर लोकेलाइज, नो कॉन्जुगेशन, किसी भी तरह का कोई भी रेजोनेंस नहीं है, किसी भी तरह कोई संयुग्म नहीं है, ये प्यारे विद्यार्थियों हमेशा इसके ऊपर ही अवेलेबल रहेंगे और ये आसानी से H प्लस को दे देंगे। ठीक है, इसीलिए एलिफेटिक वाले एमीन की मेरी एरोमेटिक बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगी किसकी तुलना में, एरोमेटिक वाले की तुलना में। ये मैं बेसिक नेचर का कंपेयर कर रहा हूं, बेसिक नेचर को मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने बेसिक नेचर को कंपेयर किया तो एलिफेटिक वाले की ज्यादा आ गई एरोमेटिक की तुलना में, क्योंकि यहां पर लोन पर लोकेलाइज है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था अपने पास सर, कॉन्जुगेशन हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था। किसका रेजोनेंस हो रहा था प्यारे बच्चों सर, रेजोनेंस हो रहा था मेरे पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था सर, वो इस बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ये लोकेलाइज नहीं होकर कैसा है सर, डी लोकेलाइज है, डी लोकेलाइजेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा हो जाएगा अपने पास, इसी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सर सी का, फिर हो जाएगा मेरे पास बी का, और सबसे कम हो जाएगा मेरे पास ए का, और सबसे लास्ट आ जाएगा डी वाले का। क्यों डी वाले का सबसे लास्ट हुआ, क्योंकि इसमें सर कॉन्जुगेशन या डी लोकेलाइजेशन ज्यादा है, डी लोकेलाइजेशन मोर है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर NO2 भी बच्चों इसको लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा माइनस एम के थ्रू, ये माइनस एम के थ्रू बच्चों इस लोन पेयर खींचेगा, और ये लेस अवेलेबल रहेगा किसके प्रति, H प्लस के प्रति। पूरा का पूरा मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का, और फिर बच्चों डी का होता है। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा सर, अपन से सबसे कम ही तो पूछा है, तो सबसे कम डी हो जाएगा, क्योंकि इसका बच्चों माइनस एम लग रहा है, और बच्चों यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे कम है, लोवेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इस लोन पेयर की प्यारे विद्यार्थियों उपलब्धता है वो सबसे कम होने की वजह से मेरा डी सबसे कम बेसिक हो जाएगा, और ये सबसे मोस्ट बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि इसका प्लस आई लग रहा है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या देता है, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव। अब अपन को पता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है सर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है, यहां पर है मेरे पास CH2OH, कितने कार्बन है सर, 6 कार्बन है, ये अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यदि इसके साथ रिएक्शन करे, Ac2O के साथ रिएक्शन करे प्यारे विद्यार्थियों, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो बच्चों ये सारे के सारे जो OH ग्रुप है उनको हटा करके वहां जगह क्या लग जाएगा सर, OHC का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों CH, अपने पास आ जाएगा OHC, और यहाँ पर भी बच्चों OHC, यहाँ OHC, यहाँ पर भी OHC, और यहाँ पर भी OHC। तो कितने OHC, 1 2 3 4 और 5 सर, 5 OHC होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे सर, मोनो एसीटेट, टेट्रा एसीटेट है, पेंटा एसीटेट। तो बच्चों ये पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन कर देगा, जितने भी OH है उनको हटा करके उनकी जगह OHC का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से बच्चों ये मेरा एक ग्लूकोज इसके साथ एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके प्रत्येक OH को हटा करके उसकी जगह आ जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेसिक रिएक्शन है, अपन को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों की, एग्जांपल ऑफ डीऑक्सी शुगर इज, कि डीऑक्सी शुगर का एक उदाहरण कौन सा होगा, क्या फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, रेमेनोज है, या सोरबोस है। अब अपन को पता है कि डीऑक्सी शर्करा है क्या एक्चुअल में, कि सर डीऑक्सी शर्करा, डीऑक्सी बच्चों शुगर वो शुगर होती है जिसके बच्चों सेकेंड कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे बच्चों ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या उसकी जगह बच्चों CH2 जो है वो उपस्थित हो, ऑक्सीजन तो नहीं हो लेकिन CH2 ग्रुप यदि मेरा उपस्थित है तो उसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों डीऑक्सी शुगर। जैसे इसका एग्जांपल क्या है अपने पास सर, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो होती है बच्चों वो डीऑक्सी शुगर का एग्जांपल होती है, जो किस में अवेलेबल है सर, वो DNA में मेरी अवेलेबल रहती है। सेकेंड कार्बन पे यदि बच्चों ऑक्सीजन कमी हो या ऑक्सीजन बच्चों अब्सेंट हो, या मैं यूं लिखूं कि ऑक्सीजन मेरी अब्सेंट हो और उस ऑक्सीजन की जगह पे मेरा CH2 ग्रुप यदि अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी शुगर। अब उसका मोस्ट एग्जांपल था डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जो कि DNA में मेरी उपस्थित रहती है। अब प्रत्येक को स्ट्रक्चर को अपन लोग अच्छे से समझते हैं और ये चेक करते हैं कि किसमें सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। अब सबसे पहले यदि बात करूं मैं फ्रक्टोज की,
सबसे पहले बात करूं तो फ्रक्टोज की अपने पास क्या स्ट्रक्चर रहती है सर? फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है कि सर CH2OH, यहां पर आ जाएगा मेरे पास CH2OH, ये 5 कार्बन का मेरा फ्रक्टोज अवेलेबल है। दूसरा है अपने पास क्या प्यारे विद्यार्थियों सर? दूसरा अपने पास था बच्चों ये वाला सोरबोस। तो सोरबोस की स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से रहती है, इस तरह से, इसको समझते हैं। डबल बॉन्ड O CHO, ये अपने पास सोरबस। तो सेकंड कार्बन पे यहां पर कीटोनिक ग्रुप, यहां पे कीटोनिक ग्रुप, तो क्या नहीं हो सकती? ये फ्रक्टोज नहीं हो सकता सर, और सोरबस नहीं हो सकता। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यार बहुत फेमस है, अपन को पहले से ही पता है कि भाई ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर रहती है सर। OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH अवेलेबल रहते हैं, इसलिए बच्चों ग्लूकोज भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या सर? रेमेनोज बच गया मेरा। इस रेमेनोज की स्ट्रक्चर प्यारे विद्यार्थियों इस तरह की रहती है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर बच्चों जो है इसके पास OH ग्रुप, यहाँ पर BOH, यहाँ पर BOH, यहाँ पर BOH, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल रहते हैं। यहाँ ये प्यारे विद्यार्थियों CH2 ग्रुप अवेलेबल है, और जिस कार्बन पे मेरा CH2 ग्रुप अवेलेबल रहे सेकंड पोजीशन पे, ये इसकी सेकंड पोजीशन है। और यही तो स्ट्रक्चर है कि डीऑक्सी शुगर वो शुगर होती है जिसके 2 नंबर कार्बन पे मेरा ऑक्सीजन तो एब्सेंट रहता है, लेकिन CH2 ग्रुप जो उपस्थित रहता है। अब CH2 ग्रुप मैंने प्रत्येक स्ट्रक्चर बता दी, फ्रक्टोज में नहीं था, न ग्लूकोज में, और नए प्यारे विद्यार्थियों सोरबोस में है। किसमें सर? रेमेनोज में मेरा अवेलेबल रहता है। ये रहा प्यारे रेमेनोज, इसमें CH2 ग्रुप अवेलेबल रहता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अब बच्चों अपन लोगों ने इसका अच्छे से एनालिसिस किया, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जो अपने नॉर्मल शुगर है 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की और 6 कार्बन की, इन शुगरों का बच्चों आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि जब भी इस तरह से क्वेश्चन अपन से पूछा जाए तो बच्चों अपन लोग घबराए नहीं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है प्रत्येक ऑप्शन के कोरस्पॉन्डिंग। मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों से ड्रॉ कर ली है, ये फ्रक्टोज की है, ये सोरबस की है, वो ग्लूकोज की थी, और ये बच्चों अपने पास रेमेनोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्लास में आज इतना ही।